फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को चैरिटेबल ट्रस्ट की अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ एंट्रीज बताऊंगी। जैसे कि ग्रांट जब मिलती है ट्रस्ट को तो उसको कैसे अकाउंट फॉर करना है टैली में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अगर ग्रांट एक अनस्पेंड रह जाती है तो उसका क्या करना चाहिए, कैसे शो करना चाहिए। एंड अगर ओवर यूटिलाइज हो जाता है तो अपन को कहाँ उसको बताना है अपने बुक्स में। ये सारी एंट्रीज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो मैं आपको अपने टैली में ले चलती हूँ। ये आप टैली देख सकते हैं। इसमें मैंने अर्जुन फाउंडेशन के नाम पे एक टैली बनाई है, जिसमें मैंने 4 प्रोजेक्ट्स लिए हैं। आपको मैं बताती हूँ। यहाँ आप जब चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जब मैं इसमें आपको कॉस्ट सेंटर में ले जाती हूँ तो उसमें आप देख सकते हैं 4 मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। एपीपीआई, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, लिब्रा फाउंडेशन, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। ये 4 अपने प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो टैली है इसको मैं अपने एक और वीडियो में कवर कर चुकी हूँ कि जिसमें मैं कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी भी बता रही हूँ। तो आप वहाँ से कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है, ये आप वहाँ देख सकते हैं। इस वाले में मैंने एक नया प्रोजेक्ट ऐड किया है एपीपीआई में। एपीपीआई की मैं आपको एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एंट्री करके बताऊंगी, एक कैपिटल की बताऊंगी, और ग्रांट कैसे रिसीव करते हैं वो एंट्री बताने वाली हूँ। अनएक्सपेंड ग्रांट को कैसे आप वापस कर सकते हैं एंट्री टैली में, वो आपको बताऊंगी। तो ये जो प्रोजेक्ट है एपीपीआई, उसके 4 सब लेजर्स हैं। प्रोग्राम पर्सन पावर, प्रोग्राम एक्सपेंस, स्टैब्लिशमेंट एंड कैपिटल कॉस्ट। उनके इसमें फर्दर जो एक्सपेंस के हेड है वो आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट है 1.1 प्रोजेक्ट इंचार्ज मेंटर कोऑर्डिनेटर, ये सैलरी एक्सपेंस है। वैसे ही प्रोग्राम एक्सपेंस में ट्रैवल, स्टेशनरी, वर्कशॉप, ऑनोरेरियम, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। स्टैब्लिशमेंट में रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एडमिन, अकाउंट सपोर्ट है। एंड वैसे ही फिक्स एसेट में 3 फिक्स एसेट दिए हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड, फर्नीचर से रिलेटेड, प्रिंटर से रिलेटेड। तो अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि अभी तक मैंने कौन कौन सी एंट्रीज कर ली हैं। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने अपने जो लास्ट वीडियो है, मैं उसकी लिंक भी इस वीडियो में आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने बताया था कि आप किस फॉर्म में एनजीओ की अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हो, मतलब कौन से कॉस्ट सेंटर्स होने चाहिए, कॉस्ट कैटेगरी कैसे होना चाहिए। वैसे ही पीएनएल में मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपेंस आपको रिकॉर्ड करने हैं वो प्रोजेक्ट वाइज करने हैं। क्यों? क्योंकि एनजीओज, चैरिटेबल ट्रस्ट को प्रोजेक्ट वाइज रिपोर्टिंग करनी पड़ती है अपने डोनर्स को। तो उनको कैसे एक्सपेंस का पता चलेगा क्वार्टरली इजीली, तो वो सारी चीज़ें आप वन गो में आपको पता चल जाएगा कि सैलरी से रिलेटेड एपीपीआई प्रोजेक्ट में मेरा कितना हुआ है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में कितना हुआ है। वैसे ही अब मैं आपको एपीपीआई में एंटर करके बताती हूँ। तो फर्दर वो जो 3 सब लेजर्स थे, प्रोग्राम पर्सन पावर, प्रोग्राम एक्सपेंस एंड स्टैब्लिशमेंट, ये आ जाएगा कि जो मेरे एपीपीआई में टोटल जितना खर्चा हुआ है 26,67,, उसमें से प्रोग्राम पर्सन पावर में कितना हुआ है, प्रोग्राम एक्सपेंस में कितना हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट। तो ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन मैंने पूरा अपने लास्ट वीडियो में कवर किया है। तो आप उसका कॉन्सेप्ट वहाँ से ले ले सकते हैं। यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकल एंट्री करके बता रही हूँ। वैसे ही प्रोग्राम पर्सन पावर में फर्दर जो स्पेसिफिक लेजर्स थे अपने प्रोजेक्ट व बजट जो हमें मिला था, उसके अकॉर्डिंग ही एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हुए हैं। प्रोजेक्ट इंचार्ज, मेंटर, कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, फेलोशिप। तो ये तो हो गई अपने एक्सपेंस की बात। अब इसमें मैंने एक एक्सपेंस अपना छोड़ दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.1 के बाद 3.3 है, मतलब 3.2 मैं यहाँ पर छोड़ चुकी हूँ। तो ये कौन सा है ये भी मैं आपको बताती हूँ। जो हमें बजट मिला था, ये आप बजट देख सकते हैं एपीपीआई का, कुछ इस फॉर्म में मिला था। मतलब 4 हेड्स में थे बजट, जिसमें फर्स्ट था प्रोग्राम पर्सन पावर, मैंने आपको जैसे टैली में बताया था। प्रोग्राम एक्सपेंस था सेकंड, स्टैब्लिशमेंट और कैपिटल एसेट था।
अब इसमें फर्दर बाइफिकेशन करके बजट दिया था, प्रोजेक्ट इंचार्ज, प्रोजेक्ट असिस्टेंट एंड फेलोशिप। वैसे ही प्रोग्राम एक्सपेंस में ट्रैवल, स्टेशनरी, वर्कशॉप, ओनोरेरियम, रिक्रूटमेंट में था। अब जब स्टैब्लिशमेंट में भी तीन BLI बजट लाइन आइटम्स में हमें एक्सपेंस प्रोवाइड किया था, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड एडमिन। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला है, इसकी एंट्री मैं आपको करके बताऊंगी। तो बजट इसमें प्रोवाइड किया था 36,000 का, और एक्चुअल में जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो 21,805 का हुआ है। तो इसको अपन कैसे अकाउंट फॉर करेंगे, ये अपन सबसे पहले देखते हैं। तो आप टैली में जाएंगे। टैली में जो भी एंट्री करनी रहती है वो वाउचर से करनी रहती है। तो वाउचर में जाएंगे, देन ये जिस मोड में होनी है, ये जैसे कि पेमेंट आप डायरेक्ट बैंक से कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर के थ्रू होगी। बट अभी आप सिर्फ बुक कर रहे हैं, बुकिंग की एंट्री पास कर रहे हैं तो जर्नल से होगी। तो मैं डायरेक्ट अभी बैंक से पेमेंट बताने वाली हूँ। तो अपना जो वहाँ BLI था वो 3.2 इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर था। ये मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको बता रही हूँ, और वहाँ पर खर्चा हुआ था 21,805। इसके बाद आपको कॉस्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करना है कि मेरे केस में मैंने कॉस्ट कैटेगरी प्रोजेक्ट वाइज बताया था। उसमें भी कॉस्ट प्रोजेक्ट वाइज में भी सेम जो लेजर का नाम था वो ही मैंने अपने कॉस्ट सेंटर्स बताए हैं। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ पाएंगे मेरे लास्ट वीडियो में, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे भी दिया है। अब प्रोजेक्ट वाइज होता है, मैंने कॉस्ट कैटेगरी दो बनाई थी, प्रोजेक्ट वाइज एंड नेचर वाइज। प्रोजेक्ट वाइज मीन्स कि जो हमारी BLI होती है, बजट लाइन आइटम, वो मेरे प्रोजेक्ट में आ जाएगी। और नेचर वाइज मतलब जो हमारे इनकम टैक्स में या फिर जो स्टैट्यूटरी प्रॉफिट एंड लॉस के जो नॉमेनक्लेचर्स के नाम है लेजर्स के, जैसे सैलरी हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। वैसे ही यहाँ पर जो सैलरी का नाम होता है बजट BLI में, वो प्रोजेक्ट इंचार्ज या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ऐसा होता है। बट जब हम इनकम टैक्स की लैंग्वेज में बात करते हैं तो वो सैलरी एक्सपेंस में करते हैं। तो जो नेचर वाइज है वो सैलरी एक्सपेंस में आएगी। तो ये थोड़े टर्म्स हैं। तो मेरे नेचर वाइज में यहाँ पर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी में सिलेक्ट करूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास नेचर वाइज में जो नॉमेनक्लेचर इनकम टैक्स में या नॉर्मल अकाउंटिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है, फिक्स एसेट, मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट, ऑफिस एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रोफेशनल एक्सपेंस, ये सारे जो नॉर्मल लैंग्वेज है। क्योंकि जो ट्रस्ट को जब भी बजट मिलता है तो उसके जो बजट लाइन आइटम्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था बजट, उसमें जैसे थे वो डिफरेंट थे नॉर्मल अकाउंटिंग लैंग्वेज से। तो इसलिए हमें नेचर वाइज भी जानना रहता है कि कैसे, क्योंकि आपको इनकम टैक्स में भी अपनी बैलेंस शीट देनी रहती है। तो वैसे ही मैं यहाँ पर जो मेरा नॉमेनक्लेचर होगा इसके लिए वो होगा वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो ये मैंने दोनों कॉस्ट सेंटर्स सेलेक्ट कर लिए और बाद में बैंक में सेलेक्ट करके कंट्रोल A कर दूंगी। तो ये आप देख सकते हैं ये हो गई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एंट्री। जैसे ही मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाऊंगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस APPI में, तो ये मुझे 3.3 इस्टेब्लिशमेंट 3.1, अब आप देख सकते हो 3.2 भी है और 3.3 भी है। मतलब जो अभी अपन ने एक्सपेंस रिकॉर्ड करा वो हमें PNL में इनडायरेक्ट एक्सपेंस में शो होगा। और ये आपको लेजर क्रिएशन, कॉस्ट सेंटर क्रिएशन, कॉस्ट कैटेगरी क्रिएशन ये जानना है तो आपको सेम मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा।
ये तो हो गई अपनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एंट्री कि आपको कैसे करना है। जो भी लेजर है इनडायरेक्ट एक्सपेंस का, उसको डेबिट करके बैंक को क्रेडिट करना है। अब मैं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बताती हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर की एंट्री कैसे होगी। तो अपन वापस पहले बजट में चले जाते हैं कि बजट में जो हमारा कैपिटल से फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जो दिया है बजट, वो है फोर कैपिटल ऑब्लिक एसेट्स। उसमें तीन फिक्स्ड एसेट है, 4.1, 4.2, 4.3। 4.1 है कंप्यूटर, 4.2 है फर्नीचर, 4.3 है प्रिंटर। तो अब मैं आपको टैली में बताती हूँ कि ये जो तीन है इसमें से मैंने कौन सा रिकॉर्ड करा है, कौन सा नहीं रिकॉर्ड करा है। तो जो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये हमें बैलेंस शीट में देखने मिलेगा फिक्स एसेट में। फिक्स एसेट में भी आप देख सकते हैं कि जितने भी मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रस्ट के पास जितने भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वाइज मैंने फिक्स एसेट को बांटा है। क्यों बांटा है? टू आइडेंटिफाई कि ये जो मेरी एसेट है, मतलब किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मेरे पास कितने फिक्स एसेट अवेलेबल हैं, उसको देखने के लिए। तो यहाँ पर मैं एपीपीआई प्रोजेक्ट से डील कर रही हूँ। तो एपीपीआई प्रोजेक्ट में यहाँ पर जो दो बीएलआई डली है, 4.1 एंड 4.3। मतलब मैंने 4.2 स्किप करा है, वो आपको मैं बताऊंगी कि कैसे आप एंट्री करेंगे उसको। तो यहाँ पर जो कैपिटल आप फिक्स एसेट को रिकॉर्ड करेंगे वो यहाँ ऐसे शो होगा बैलेंस शीट में। फिक्स एसेट में भी प्रोजेक्ट वाइज भी सेपरेट बीएलआई। यहाँ पर लेजर भी मैंने बीएलआई इसलिए रखा है फिक्स एसेट में, क्योंकि जब हम क्वार्टरली या हाफ ईयरली जो हमें डोनर को रिपोर्टिंग करनी है उसमें हमें कोई डिफिकल्टी ना हो। तो अब अपन इसकी एंट्री करते हैं। इसकी एंट्री कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी सेम वाउचर के थ्रू होगी। आप वाउचर में एंटर करेंगे, पेमेंट पे जाएंगे अगर आप डायरेक्ट बैंक के थ्रू कर रहे हैं या कैश के थ्रू। और जर्नल जब अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहले मतलब बुकिंग एंट्री पास कर रहे हैं, देन पेमेंट करेंगे। तो वहाँ पर जो मेरी बीएलआई थी वो थी 4.2 फर्नीचर एंड फिक्सचर। अब उसका जो अमाउंट है वो एक बार मैं देख लेती हूँ कितने का फर्नीचर एंड फिक्सचर खरीदा है। तो वो खरीदा है 19,000 का, जबकि हमें बजट मिला था 80,000 का। तो अभी सिर्फ 19,550 का ही हमने फर्नीचर एंड फिक्सचर खरीदा है। देन 19,550, इसमें भी सेम हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट वाइज सिलेक्ट करना है। क्योंकि कॉस्ट सेंटर में रिपोर्ट भी मुझे ट्रायल बैलेंस प्रोजेक्ट का कैसे पता चलेगा कॉस्ट सेंटर में, और ट्रायल बैलेंस में फिक्स एसेट की भी डिटेल होनी चाहिए। तो यहाँ में सेम 4.2 फर्नीचर। आपको कॉस्ट सेंटर में कभी भी परेशानी नहीं होगी सिलेक्ट करने में। क्यों? क्योंकि यहाँ जो लेजर का नाम है वो ही कॉस्ट सेंटर का नाम है। नेचर वाइज भी हमें चाहिए क्योंकि हमें इनकम टैक्स में भी रिपोर्ट करनी है अपनी बैलेंस शीट। फिक्स्ड एसेट तो बैंक। तो ये हो गई मेरी फिक्स एसेट की एंट्री। अब मैं बैलेंस शीट में जाके देखूंगी कि वो कैसे दिखेगा। बैलेंस शीट में भी फिक्स एसेट में भी एपीपीआई प्रोजेक्ट के अंदर है। देखिए 4.1 के बाद 4.2, 4.3, ये हमारे तीनों जो फिक्स एसेट हैं वो रिकॉर्ड हो गए। तो ये हो गई मेरी कैपिटल एक्सपेंडिचर की एंट्री। अब ट्रस्ट में मैंने एक्सपेंसेस तो बुक कर लिए अपने रेवेन्यू नेचर के, अपने कैपिटल नेचर के, ये दोनों खर्चे मैंने बुक कर लिया। अब मैं कौन से करूँगी? अब मुझे ग्रांट भी तो रिसीव होगी बीच में। तो आइए अपन अब देखते हैं कि ग्रांट जब हमें रिसीव होती है तो उसकी एंट्री कैसे होगी। तो सेम आप वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाके आप यहाँ पर रिसीट वाउचर, क्योंकि मुझे यहाँ मिल रहा है तो मैं रिसीट वाउचर सेलेक्ट करूँगी। देन बैंक सिलेक्ट करूँगी। और एपीपीआई का जो मेरा ग्रांट अमाउंट है वो 30 लाख का है। ये मैंने अज्यूम करा है कि 30 लाख है। मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ रिसीव मुझे हुआ है 30 लाख, और मैंने टोटल एक्सपेंडिचर जो किया है एपीपीआई में वो किया है 28,81,000। मतलब मेरे पास अभी भी पैसा बच रहा है 1,18,000 का। तो इसका क्या करेंगे ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो अभी तो मैं 30 लाख की एंट्री पास कर रही हूँ, आप देखिए कि कैसे करते हैं। तो बैंक में मैं 30 लाख, ये मैंने अमाउंट डाल दिया।
चेक की डिटेल्स आपके पास स्पेसिफिक होगी तो आपको यहाँ आप फर्दर डाल देंगे। फिर यहाँ मैं क्या करूँगी, मेरे पास लेजर, जब भी मैं ग्रांट रिसीव करूँ तो सबसे पहले वो मेरी लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी क्यों होगी? क्योंकि जितना मुझे ग्रांट रिसीव हो रहा है, हो सकता है मैं पूरा का पूरा स्पेंड ना करूँ, मुझे वापस करना मिल पड़ जाए, जैसे कि अभी इस वाले केस में है कि एपीपीआई को मुझे वापस करना पड़ सकता है। तो उसके कारण क्या है, ये पहले मेरी लाइबिलिटी है। और फिर जब ड्यूरिंग द ईयर खर्चे हो जाते हैं, देन अकॉर्डिंगली ही इनकम बुक होती है, और जो बचा हुआ पैसा है, या तो वो आप अगर ज़्यादा खर्चा कर चुके हो तो आप उसको वापस ले लोगे, क्लेम करोगे आप डोनर से, अदरवाइज आपको वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, तो मैं एक लेजर बनाऊंगी, ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम एपीपीआई। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी करंट लाइबिलिटी है। यहाँ मैंने कंट्रोल एंटर करके आपको बताया लेजर का डिस्क्रिप्शन, तो ये करेंट लाइबिलिटी में मैंने अभी बुक करके रखा है। तो जब करेंट लाइबिलिटी में मैंने बुक करा, इसको कंट्रोल ए कर दिया। सॉरी, मुझे टू में ग्रांट, जी हाँ, तो अपनी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट रिसीव फ्रॉम एपीपीआई। तो यहाँ पर अपनी ये एंट्री अपन पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट रिसीव फ्रॉम एपीपीआई। ये अपनी एंट्री हो गई है। अब मैं जब बैलेंस शीट में जाके देखूंगी तो ये करंट लाइबिलिटी में मुझे एपीपीआई दिखने लगेगा 30 लाख का, कि इतना मुझे रिसीव हुआ है। तो ये तो हो गई ग्रांट रिसीव की एंट्री, आप देख सकते हैं ये है बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट रिसीव फ्रॉम एपीपीआई। तो ये ग्रांट रिसीव करने की हमने एंट्री पास कर ली है। अब जब साल का अंत होता है, या फिर आप जब भी अपने बुक्स क्लोज कर रहे हैं, तब आपको इनकम रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आप अपना पीएनएल देखेंगे, तो पीएनएल में सिर्फ लॉस आएगा, कि जितना कि आपने खर्चा किया है वो पूरा लॉस में हो जाएगा। तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी यही कहता है कि आपकी जितना एक्सपेंस हुआ है, इक्विवेलेंट टू दैट अपन को इनकम बुक करनी पड़ती है। तो अब एपीपीआई के केस में मैं देखूंगी, तो मैंने कितना खर्चा करा है, 26 26,89,391, ये मेरा खर्चा हो गया है। बट अब ये टोटल एक्सपेंडिचर नहीं है, कि एपीपीआई में टोटल एक्सपेंडिचर के नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि फिक्स एसेट का भी है, फिक्स एसेट बैलेंस शीट में शो हो रहा है। तो मैं इसका ट्रायल बैलेंस देखूंगी, तो ट्रायल बैलेंस इस प्रोजेक्ट का मुझे कहाँ से दिखेगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आप जाएंगे, उसमें कॉस्ट सेंटर में जाएंगे, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप में, और वहाँ जब आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे कॉस्ट सेंटर एपीपीआई, तो ये आपको पूरा ट्रायल बैलेंस आ जाएगा कि इस एपीपीआई प्रोजेक्ट में अभी तक मैंने कितना खर्चा कर लिया। तो 26,89,391 तो सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, फिक्स एसेट का है 1,92,550। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है वो हुआ है 28,81
941 का। तो मुझे कितनी इनकम रिकॉर्ड करनी चाहिए? इतनी ही इनकम रिकॉर्ड करनी चाहिए, 28,81,941। तो आइए अब अपन इनकम रिकॉर्ड करने की एंट्री करते हैं। यहाँ पर आपको एंट्री क्या करनी है? यहाँ आपको इनकम रिकॉर्ड करनी है। तो सबसे पहले जो मैंने ग्रांट रिसीव किया था एपीपीआई का, वो मैंने पहले क्रेडिट किया था, अब उसको मैं डेबिट कर दूंगी। 2881, एक मिनट में अपने बजट में देख लूँ, 2881,941 ये टोटल खर्चा हुआ है, 941। अब मैं क्या करूँगी? इनकम, इनकम मैं ग्रांट यूटिलाइज्ड, इनकम लेजर मैंने ओपन किया है ग्रांट यूटिलाइज्ड का। तो इनकम लेजर में आपको मैं कंट्रोल एंटर करके दिखाती हूँ। नेम है इस लेजर का ग्रांट यूटिलाइज्ड, और ये मैंने डायरेक्ट इनकम में क्लासिफाई करा है। ये अब आप एंट्री बुक पास करेंगे। इसमें भी आपको सेम कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट करना है, जैसे प्रोजेक्ट कौन सा है, ये अपना एपीपीआई। इसमें नेचर वाइज की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनकम है नेचर, तो कोई बाइफर्केशन तो होना नहीं है। प्रोजेक्ट वाइज इसलिए मैंने सिर्फ सिलेक्शन रखा है कॉस्ट सेंटर का। तो ये मैं अब एंटर कर दूंगी, तो ये मेरी इनकम रिकॉर्ड हो गई। अब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाती हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस मेरा कितना दिख रहा है? डायरेक्ट इनकम में आप ये देख सकते हैं, ग्रांट रिसीव फ्रॉम एपीपीआई मेरी बुक हो गई है, जितने का मेरा खर्चा हुआ था। तो टोटल जो मेरा टोटल इनकम जितनी बुक है वो 78,51,52 है। सारे प्रोजेक्ट्स की ग्रांट की इनकम मैंने बुक कर ली है, जितना खर्चा हुआ था। अब ये जो नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा है, ये टेक्निकली आपका नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ये आपके फिक्स एसेट से मैच करेगा। तो जब आप अपनी 10B जो ट्रस्ट को रिपोर्ट इनकम टैक्स में सबमिट करनी रहती है, वहाँ बताना पड़ता है कि आपने रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंस में कितना खर्चा करा है, कितना यूटिलाइज करा है। तो वहाँ पर आप रिकरिंग में तो ये वाला अमाउंट बता देंगे 7137, और जो नॉन रिकरिंग मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, उसमें आपको फिक्स एसेट का खर्चा बताना है। अब यही मैं आपको ट्रायल बैलेंस में बताती हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ट्रायल बैलेंस मीन्स ट्रायल बैलेंस नहीं, कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट में। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में कॉस्ट सेंटर में कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, देन आप जो रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये आपको समझ आ जाएगा कि जितने का खर्चा हुआ है उतने की मैंने इनकम बुक कर दी है। तो ऐसे में नो प्रॉफिट एंड नो लॉस का इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक ट्रस्ट का बनता है। तो ये हो गई अपनी सारी एंट्रीज। अब मैं आपको एक लास्ट एंट्री बताती हूँ कि करेंट लाइबिलिटी हमारा कैसे शो हो रहा है। अब आप करेंट लाइबिलिटी में देखेंगे तो जो मेरे क्रेडिट आइटम्स हैं, मतलब एपीपीआई मैं आपको बताऊं, तो ग्रांट रिसीव फ्रॉम एपीआई तो 118,059, मतलब ये मुझे वापस करना दिख रहा है कि ये मुझे मतलब जो बजट था, बजट से मैंने कम यूटिलाइज करा है इतना, तो ये मुझे वापस करना पड़ेगा इतना अमाउंट डोनर को। वैसे ही अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में भी वापस करना पड़ेगा, या तो मुझे और यूटिलाइज करना पड़ेगा, जो भी वॉट एवर इज दी सिचुएशन। मतलब आपकी एक्टिविटी अगर हो चुकी है, जो जिसके लिए आपको डोनेशन मिला, ग्रांट मिला, तो उसके बाद आपका पैसा बच रहा है तो आपको वापस करना चाहिए। इस वाली सिचुएशन प्रतीका फाउंडेशन में मेरे को पैसा लेना बच रहा है, तो जब एंड ऑफ द ईयर मैं अपनी बैलेंस शीट फाइनल करूंगी तो ये मेरे एसेट में दिखेगा, क्योंकि ये मुझे लेना है। तो मैं यहाँ पर फिर से ग्रुपिंग चेंज करूंगी, और जब मेरी फाइनल बैलेंस शीट होगी तो वो मेरे यहाँ पर एसेट में दिखेगा। एसेट में कि मैं इतना प्रतीका फाउंडेशन से 516 लूंगी, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा पैसा खर्च करा है। मैंने खर्चा कितना किया है? 17 lakhs का, और जबकि मुझे मिला कितना है? 12 lakhs। इसको मैं आपको डिटेल करके भी बताती हूँ। देख सकते हैं बैंक अकाउंट में मैंने 12 लाख रिसीव किया था, बट जब मैंने ग्रांट यूटिलाइज बुक करा है वो कितना करा है? 17, क्योंकि 17 मेरा खर्चा हुआ था। तो बाकी का जो पैसा बचा है वो मेरा एसेट है, मेरे को वो रिकवर करना है।
अब अनस्पेंड जो बचा है, उसका क्या करना चाहिए? वो आपके एग्रीमेंट के हिसाब से आपको या तो उसमें लिखा है आपको वापस करना है, या फिर आप फर्दर एक्टिविटीज़ करेंगे उसी डोनर के लिए, तो उसमें आप यूटिलाइज़ कर लें, जैसा भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन है। बट अगर आपको वापस करना है, तो वापस करने की एंट्री क्या होगी, मैं आपको बता देती हूँ अनस्पेंड ग्रांट की। सेम आप वाउचर में जाएँगे, आप यहाँ पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। पेमेंट में जो आपकी जिसमें आपने ग्रांट रिसीव किया था, जिस लेजर में, मेरे केस में ग्रांट रिसीव फ्रॉम एपीपीआई है, वो मैं सिलेक्ट करूँगी। जो अमाउंट मुझे वापस करना है, जो कि 1,18,059 है, वो मैं सिलेक्ट करूँगी और बैंक से पैसे दे दूँगी। सिंपल। इससे मेरा ग्रांट रिसीव्ड आप देख सकते हैं 0 हो गया। अब मैं आपको एक बार बैलेंस शीट में दिखा देती हूँ। बैलेंस शीट में देखिए एपीपीआई कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। इसको मैं डिटेल करके भी बताती हूँ आपको। ये देखिए एपीपीआई का 30 लाख आए थे, 30 लाख का हिसाब हो गया है। तो होप आपको ये ट्रस्ट की एंट्री समझ आई होंगी। और आपको कोई भी फर्दर डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को मेरे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।